नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। जीव विज्ञान के पार्ट 10 को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ मानव शरीर और क्रिया विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्न, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो यूपीएससी, आरओ, एआरओ, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और स्टेट पीएससी के अलावा सीडीएस, एनडीए, सीजीएल, सीएचएसएल, इन सभी एग्जाम्स में जहाँ भी स्टैटिक जीके पूछा जाता है, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ नए प्रश्न जो आपको आगे आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न को। और हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, इंसुलिन उत्पादित होता है ना। ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है और इंसुलिन का उत्पादन होना ज़रूरी होता है। अगर इंसुलिन का उत्पादन होना बंद हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम डायबिटीज़ की बीमारी कहते हैं, यानी कि डायबिटीज़ हो जाता है। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता कहाँ पे है हमारे बॉडी में, उसके बारे में आपको जानना है। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जो कि पैनक्रियाज द्वारा होता है। यानी कि हमारे बॉडी में पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होती है और वहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है, जो हमारे बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे सेकंड नंबर, जिसमें पूछा गया है, इंसुलिन की खोज किसने की, है ना। इंसुलिन की खोज किसने की है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंटिंग व वेस्ट ने की थी। ठीक है। इसके अलावा इनमें जो भी साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, जैसे कि जेनर दिया गया, वॉक्समैन दिया गया है, लाइकन दिया है, इन्होंने भी अपनी डिस्कवरी की है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि जेनर ने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी। उम्मीद करूंगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। लैंगर हैंस की दीपिका में जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं, है ना। तो देखिए इंसुलिन का स्राव पैनक्रियाज के द्वारा किया जाता है और ये जो पैनक्रियाटिक जूस जो का स्रावन होता है वो हमारे यकृत यानी कि लीवर से होता है। ठीक है। तो लीवर के पास में ही पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है और वहीं से इंसुलिन का भी सिक्रेशन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या क्या है। यानी कि जो ह्यूमन बॉडी का जो पूरा हड्डियाँ हैं, हड्डियों के साथ में मसल्स जुड़ी होती हैं। तो आपको पता होगा कि जो ह्यूमन बॉडी की जो हड्डियाँ होती हैं उनके चारों तरफ मसल्स जुड़ी होती हैं और जितनी भी मसल्स होती हैं वो सभी पेयर्स में होती हैं। यानी कि कोई भी आप वर्क करते हो तो हमेशा दो मसल्स आपको काम करती हो, चाहे आपको अपना हैंड उठाना हो या पैर चलाना हो या फिर झुकना हो या खड़े होकर सीधे रहने हो, हर काम में दो दो मसल्स काम करती हैं। जैसे कि अगर हम अपने बाजू की मसल की बात करें तो उसमें हमारे बाजू के ऊपर वाला जो होता है उसे कहते हैं बाइसेप और नीचे वाले को कहते हैं ट्राइसेप। तो ये जो मसल्स होती हैं पेयर्स में होती हैं और मसल्स जो हमारे बोन के साथ कनेक्ट होती है वो किसकी वजह से हमारे हड्डियों के साथ चिपकी होती हैं, इसका भी आंसर आपको जानना चाहिए। कि जो भी मसल्स हमारे हड्डियों के साथ चिपकी होती हैं उनमें होता है टेंडन्स। ठीक है। जो टेंडन होता है एक तरीके का चिपचिपा पदार्थ है जो हमारे मसल्स को हमारे हड्डियों के साथ जोड़ के रखता है। वहीं अगर हम हड्डी से हड्डी की कनेक्शन की बात करें कि हड्डियाँ, एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ कैसे जुड़ी होती है, तो उसको जोड़ने का जो काम करता है वो होता है लिगामेंट्स। ठीक है। तो ये लिगामेंट्स और टेंडन्स, इन दोनों का नाम आप ज़रूर याद रखें। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि हमारे बॉडी में जो इतनी भी नंबर ऑफ़ मांसपेशियाँ हैं वो लगभग 700 होती हैं। ठीक है। तो आपको इसे याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फाइव, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है ना। पेशी कहने का मतलब यहाँ पे ऊतकों से है ना। जो हमारी टिश्यूज़ होती हैं वो किस तरीके से, कौन सी पेशी है जो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है हमारे बॉडी में। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो जबड़ा होता है, जो मुंह के नीचे का होता है, हमारे दांत के नीचे का जो जबड़ा होता है नीचे वाला, वो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है हमारे बॉडी में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्व स्पंदन का गुण पाया जाता है। स्व स्पंदन क्या होता है, यानी कि वो खुद से ही एक तरीके से मूविंग मूविंग में होती है और वो हमेशा मूव करती है। जब से आपका जन्म हुआ है, यानी आपका जब से बर्थ हुआ है और जब से डेथ नहीं हो जाता, तब तक वो मसल्स कंटिन्यू वर्क करती है, एक सेकेंड के लिए भी नहीं रुक सकती। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आपकी बर्थ डेथ में बदल जाएगी। तो फाइनली यहाँ पर जो स्पंदन की बात करते हैं जिस पेशी की, तो वो होती है हमारे हृदय की पेशी, यानी कि हमारी धड़कन, जो कि जन्म से लेकर मरण तक चलती रहती है और ये कभी रुकती नहीं और ना ही कभी थकती है। ठीक है। तो ये एक स्पेशल क्वालिटी होती है इसकी। और इस तरीके के मसल्स को हम बोलते क्या हैं, तो उसका नाम होता है कार्डिक मसल। ठीक है। हमारी जो हृदय होता है
उसको बोलते हैं कार्डिक मसल, है ना। और सिर्फ हृदय में ही कार्डिक मसल पाई जाती है और कहीं भी नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है। बिल्कुल, जब आप कंटिन्यू काम करते रहते हो या एक्सरसाइज करते रहते हो तो एक टाइम के बाद आपकी मसल जो होती है वो थक जाती है ना, टायर्ड हो जाती है। तो ये थकती क्यों है ये भी जानना जरूरी है। अभी मैंने बताया आपको कि जो हमारी हृदय की जो मसल्स होती है, कार्डिक मसल, वो पूरे लाइफ टाइम काम करती है, फिर भी वो थकती नहीं है, उसमें इस तरह का कुछ भी पेन नहीं होता थकने की वजह से। लेकिन हमारे जो बाकी की मसल्स होती हैं, चाहे आप हाथ से कोई काम कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो उसमें कुछ टाइम बाद आप थक जाते हो। तो थकने का रीज़न क्या होता है इसके बारे में आपको जानना होगा। तो हमारी जो मसल्स होती हैं उसमें लैक्टिक अम्ल जमने लगता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है धीरे धीरे और लैक्टिक अम्ल जमने लगता है। लैक्टिक अम्ल जमने की वजह से हमारी मांसपेशियों में तनाव आ जाता है और वो धीरे धीरे थकना शुरू कर देती हैं। इस वजह से हमें रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और जब हम रेस्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे लैक्टिक अम्ल ख़त्म हो जाता है और दोबारा से हम काम कर पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर में निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है। कार्निया की बात करें तो आपने बहुत बार सुना होगा, कार्निया जो होती है हमारी आँखों में होती है, ठीक है। और आँखों में और कौन कौन से पार्ट होते हैं तो आपको पता होगा। आँखों में हमारे रेटिना होता है, इसके अलावा आइरिस होता है, ठीक है, पुपिल्स होता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं हमारी आंखों में। हर पार्ट्स का अपना अलग अलग वर्क होता है। जैसे कि आइरिस जो होता है हमारे आंखों की साइज़ को छोटा बड़ा करने में मदद करता है। जैसे कि आप अगर ज़्यादा रोशनी में होते हैं तो आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं, वहीं जब आप अंधेरे में होते हो तो आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। तो आइरिस का काम होता है हमारी आंखों को साइज़ को छोटा बड़ा करना। वहीं रेटिना जो होती है उस पे इमेज बनती है, जो भी चीज़ आप देख रहे हो उसकी इमेज रेटिना बनती है, ठीक है। और कॉर्निया जो होती है हमारी आँखों में दो तरह के, एक रॉड होता है और एक सेल होता है। ये कॉर्निया में पाए जाते हैं और ये रॉड सेल ही होते हैं जो हमें कलर को पहचानने में हेल्प करते हैं, साथ में लाइट से आइडेंटिफाई कराते हैं। तो इस तरीके से ये जो कॉर्निया जो पार्ट है वो हमारे आँखों में होता है और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि जब अगर आप नेत्रदान करते हैं तो क्या आपकी पूरी आँख निकाल ली जाएगी। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। आपकी पूरी आँख नहीं निकाली जाती है। नेत्रदान करते वक्त आँख का कौन सा पार्ट निकाला जाता है उसका आंसर देना है ना। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं ना, रक्तदान महादान और सॉरी रक्तदान महादान और नेत्रदान, ऐसा कुछ बोला जाता है, याद नहीं आ रहा। चलो, तो क्या है कि यहाँ पर जो आँख होती है, आँख में जो हमारी क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉर्निया जो होती है, कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया को ही यहाँ पर डोनेट किया जाता है। कॉर्निया जो होती है आँखों से निकाल करके दूसरे के व्यक्ति में लगाया जाता है, जिसकी वजह से वो आसानी से देख पाता है ना। तो जब भी आँखों का डोनेशन होता है उसमें कॉर्निया को डोनेट कर दिया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दिया गया है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है ना। तो नेत्र में जो प्रकाश इंटर करती है, जैसे मैंने आपको बताया अभी अभी कि हमारी आंखें ज़्यादा प्रकाश में बड़ी हो जाती हैं। वहीं अगर हम अंधेरे की बात करें, सॉरी, ज़्यादा प्रकाश में हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं और जब अंधेरा होता है तो हमारी आंखें बड़ी हो जाती हैं। तो इसको कंट्रोल कौन करता है ना। तो इसको कंट्रोल करने का जो काम होता है वो हमारी आँख की आइरिस करती है, ठीक है। आइरिस जो होती है वो आँखों की द्वार होती है और उसी को कंट्रोल करने का काम होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा जा रहा है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना। वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि जो भी इमेज, जो भी ऑब्जेक्ट आप सामने देखते हो उसका इमेज हमारी आंखों में बनता है। तो आँख के कौन से पार्ट पे बनता है वो आपको पता होना चाहिए। कि मैं बताता हूँ कि अगर ये आप देख रहे हो, अगर ये आइज है, यहाँ से ये पुपिल्स है, कॉर्निया है, यहाँ से लाइट इंटर करती है, तो हमारी आँखों के ठीक पीछे एकदम यहाँ पे होता है क्या, रेटिना, ठीक है। ये रेटिना पर ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी तो आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको जाननी चाहिए कि हमारे आँख के रेटिना पे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है ना, वो हमेशा उल्टा बनता है ना। यानी कि जो सामने आपकी चीज़ सीधी दिख रही है, एक्चुअल में उसकी फ़ोटो आपकी आंखों पे उल्टी बनती है। लेकिन जब आंखों पे उल्टी बनती है तो हमें सीधी दिखाई क्यों देती है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो इसके लिए अडॉप्टेबल होता है और वो उन चीज़ों को सीधा करके देखता है ना। लेकिन अगर हमारे सिर्फ आँखों की बात करें तो आँखों में सारी की सारी चीज़ें हमें उल्टी दिखाई देती होती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया है मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होता है ना। आपको हर एक रंग अलग अलग दिखाई देता है। आप रेड पहचान सकते हो, येलो पहचान सकते हो, ब्लू पहचान सकते हो, सारे कलर आप पहचान सकते हो। इन रंगों में विभेद करने का काम कौन करता है ना। किसकी वजह से आपको पता चलता है कि ये कलर अलग है, या फिर किसकी वजह से आपको डे और नाइट का पता चलता है। तो देखिए, जो हमारी आंखों में जो कोन्स होती है ना, ये कलर को पहचानने में हेल्प करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आयरिस का क्या कार्य होता है ना। अभी आपको मैंने बताया है, आयरिस जो होती है हमारे आँखों में पुतली को नियंत्रित करती है, और ना उस पर क्या कितना प्रकाश हमारी आँखों के अंदर जाना चाहिए, है ना, कितना बड़ा खुलना चाहिए, कितना छोटा खुलना चाहिए, ये सब कंट्रोल कौन करता है, हमारी आयरिस करती है। यानी पुतली के आकार को नियंत्रित करने का कार्य करती है आयरिस। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, हर्य वंचित है ना। हर्य वंचित क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। तो देखिए, ये एक ऐच्छिक पेशी है। अब देखिए, हमारे शरीर में दो तरह की पेशियाँ होती हैं। पेशियाँ यानी कि जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो होती है ऐच्छिक, ठीक है, ऐच्छिक होती है, और इन पेशियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जिन पेशियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं उन सभी को हम ऐच्छिक पेशी बोलते हैं। जैसे कि आपकी अंगुलियां, हाथ, पैर, है ना, आप बोल रहे हो, ये सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो। अब जब चाहे चल सकते हो, जब चाहे बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो, या फिर हाथों से कुछ कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी पेशियां होती हैं जो अनैच्छिक होती हैं, यानी कि वो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होती। आप चाह करके भी उन्हें ना तो रोक सकते हो, ना तो चालू कर सकते हो। तो ऐसी कौन सी पेशियां जो अनैच्छिक होती हैं? ज़्यादातर हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारे लीवर, हमारे हार्ट्स, ठीक है। अब हार्ट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वैसे ही हमारे जो लीवर है, अब वो पचाने का काम करता है खाने को, तो आप उसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो भी आपकी जैसे आँख की पलकें हैं वो हमेशा अप डाउन होती ही रहती हैं, आप उसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी पेशियां हैं जो हमारी अनैच्छिक होती हैं। तो यहाँ पर हर्य की बात की गई है, तो ये एक ऐच्छिक पेशी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा जा रहा है मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है ना। तो हमारे बॉडी में, पूरी बॉडी में त्वचा है, तो सबसे ज़्यादा मोटी त्वचा कहाँ पर होती है वो आपको बताना है। तो देखिए, पैर के तलवे में सबसे ज़्यादा मोटी त्वचा होती है, वो आपको ईजिली पता चल गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है ना। तो देखो, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा अंग की बात करते हैं तो आपको आंसर दे सकते हो। हालांकि अगर इंटरनल ऑर्गन की बात करते हैं तो उसकी बात अलग होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन सा, मतलब आंतरिक अंग कौन सा है, तो जब आंतरिक अंग की बात की जाती है तो उसका आंसर तो लीवर हो जाता है। ठीक है, हमारे लीवर हमारे अंदर के पार्ट्स में सबसे बड़ा होता है। लेकिन अगर ओवरऑल ह्यूमन बॉडी की बात की जाए कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो होती है हमारी चमड़ी, हमारी त्वचा, जो कि पूरी कंटिन्यू होती है सर से लेकर के पाँव तक, उसमें कहीं भी कटआउट नहीं होता, वो एक ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से चमड़ा हमारे बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक अभी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ऐसे ही आपका जीके बूस्टअप होता रहे। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दिया गया है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। यानी कि किसी का रंग सांवला होता है, किसी का रंग हल्का डार्क होता है, या फिर किसी का रंग जो होता है वो गोरा होता है। तो इसका क्या रीज़न है ना। अलग अलग त्वचाओं का रंग कैसा होता है। अगर साउथ अफ्रीकन को देख लो तो उनकी त्वचा काली होती है। इंडियन में काफ़ी तरह के लोग होते हैं। वहीं अगर दूसरे जगहों पे देखा जाए तो और भी ब्रिटेन की बात करें या फिर ऑस्ट्रेलियन की बात करें तो काफ़ी गोरे लोग होते हैं। तो त्वचा का कलर जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारी त्वचा में एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम होता है मेलानिन। ठीक है, ये मेलानिन जो होता है त्वचा में रंग देने का काम करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। हमारी जो त्वचा होती है उसकी सबसे ऊपरी सतह को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। तो सबसे अधिक कठोर की बात करें, हमारे बॉडी में अगर कोई चीज़ होता है तो वो दंत वल्क होता है, जिसे हम दांतों के सबसे ऊपर जो वाइट
होता है दांतों का सबसे ऊपर, जिसे हम कहते हैं इनेमल। आप इसे नाम को याद रखें, कई बार एग्जामों में ये पूछा गया है, इनेमल। इनेमल जो होता है दांत के सबसे ऊपरी का वाइट वाला जो पार्ट होता है उसे इनेमल बोलते हैं, और वो सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा जा रहा है कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है। अब कशेरुक जंतु की बात की गई है, तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनेबल। कशेरुक जंतु उसे कहते हैं जिनके पीठ में बोन जो होती है, रिबकेज पाया जाता है, सॉरी बैकबोन पाया जाता है ना, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं। ठीक है, जिन भी जानवरों में रीढ़ की हड्डी होती है उसे कशेरुक बोलते हैं, और ऐसे जानवरों में इनेमल जो होता है सबसे कठोर भाग होता है। तो इस तरीके से मैंने कुल 20 प्रश्न यहाँ पे करा दिए। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और आप इनको पसंद भी करेंगे। तो इसलिए इन वीडियो को ज़रूर आप लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और दूसरी चीज़ कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के प्लेलिस्ट में जाइए, और इसके पहले जितने भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी, वो चाहे फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी विषयों पे मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बना रखी हैं। आप उन्हें देखिए, और वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो सब आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए इतना लास्ट करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।